हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक बेहतरीन टॉपिक की, जिसमें बाकी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो कोई कन्फ्यूजन की बात आती ही नहीं है। ठीक है, ऐसी ही एक टॉपिक की बात करने जाते हैं, आपस में चर्चा करेंगे। देखिए, समास। समास और एक तरफ हम बात करते हैं संधि। लगभग लोगों को लगता है कि एक ही बात है, पर थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन होता है कि समास जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, और संधि जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बनती है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, जो समास है, ऐसा नहीं है, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है, बहुत से टीचर भी बताते हैं कि सिर्फ दो शब्दों से बनता है। ऐसा नहीं है। समास दो शब्द से भी बन सकता है, जैसे तन, मन और धन। अब तो यहाँ पे तीन शब्द हो गए भाई, तो समास नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब संधि में क्या होता है? संधि में भी दो शब्द होते हैं, लेकिन संधि में जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, उसका कौन सा? अंतिम वर्ण। और जो दूसरा शब्द होता है, दूसरा शब्द, उसका कौन सा? उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण। ठीक, इनके मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, यहां तो क्लियर हो गई। अब हम बात किसको लेकर करेंगे? समास को लेकर। देखें, अब समास में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये समास जो शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो जो समास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आता है सम, दूसरा आता है आस। लेकिन दो शब्द अगर हैं तो इनके मेल को क्या कहते थे हम? संधि कहते थे। मेल यहां भी है, पर अगर कोई विकार उत्पन्न होगा तब हम संधि कहेंगे, लेकिन यहां कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। देखो, फिर इसको संधि ना कह के हम क्या कहेंगे? संयोग। अगर पूछा जाए कि समास में कौन सी संधि है, कोई संधि नहीं है। समास क्या है? एक संयोग है। ठीक है, संयोग से ही आजकल शादियां होती हैं, कुंडली मिलाई जाती है ना, उसी तरह से। ठीक है, तो जो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका पूछा जाता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ समास का। अब ये दो शब्द हैं, सम और आस। तो सम का मतलब होता है पास, पास। आस का मतलब होता है बैठना, बैठना। ठीक है, मतलब कि दो शब्द हैं जो अलग अलग हैं, उन्हें पास पास बिठाएंगे तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? पास पास बैठना। अब पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है विलोम। जैसे संधि में होता है संधि विच्छेद, समास में होता है समास विग्रह। तो मन में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए? विलोम विग्रह। पर विग्रह नहीं होता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो होता है आपका विलोम, वो होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। और व्यास किस किस से मिलके बना है? बी, धन, आस। ठीक, ये तो हो गया समास का विलोम। अब बी का अर्थ होता है दूर, और आस का बताया ही था अभी आपको, क्या होता है? बैठना। तो जब पास पास दो शब्द बैठ जाते हैं वो क्या कहलाता है? समास। ठीक है, जब दूर दूर बैठ जाते हैं वो समास का क्या कहलाता है? विलोम कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में बात आती है कि जो समास है उसके भेद कितने होते हैं। समास के भेद
दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पहला है पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर। दूसरा होता है हिंदी में समास के भेद, समास के भेद। दो तरीके से पूछा जाएगा। अगर एग्जामिनर ने ये लिख के दिया है एग्जाम में कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताएं, अगर कुछ भी नहीं लिखा है और सिर्फ इतना ही लिख दिया समास के भेद, या लिख दिया है कि हिंदी में समास के भेद, तब कितने भेद होंगे? पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4। अगर हिंदी में समास के भेद पूछे जाएं या आपसे हिंदी शब्द ना भी दिया हो और लिखा हो समास के भेद, तब कितने बताने हैं आपको? तब इसके होते हैं 6 भेद। देखते हैं आगे। अब पदों के आधार पर हम बात कर लेते हैं समास के कितने 4 भेद। पहला है आपका प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, जिसमें क्या होगा? पहला पद जो होगा वो प्रधान होगा। दूसरा है जिसमें होगा द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान। तीसरा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। चौथा प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान और दोनों पद प्रधान। एक ऐसा समास भी होता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद ही प्रधान होता है, ठीक है। जैसे हम और आप यहाँ मौजूद हैं, बात किसी और की कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अन्य कोई प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अब बात आती है कि ये तो हो गए पदों की प्रधानता के आधार पर, कितने? मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब हिंदी में 6 भेद की बात आती है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि प्रथम पद प्रधान में कौन कौन सा समास होता है। पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। द्वितीय पद प्रधान, फिर आता है दोनों पद प्रधान, फिर आता है अन्य पद प्रधान। द्वितीय पद प्रधान किस किस में होता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। फिर आता है दोनों पद प्रधान जिसमें होते हैं, वो होता है आपका द्वंद्व समास। भाई द्वंद्व जब दो लोग अलग अलग होंगे तभी द्वंद्व का मतलब युद्ध होता है, तभी युद्ध होता है। तो ये कौन सा है? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी होता है और दूसरा भी प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान जिसमें कोई भी अन्य पद प्रधान होता है, ये आपका होता है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ये होता है आपका बहुब्रीहि समास। तो देखो, अगर पूछा जाए सामान्य रूप से कितने भेद होते हैं? पहला अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, 2 हो गए आपके, एक तत्पुरुष, एक द्विगु समास। तो कितने हो गए आपके? टोटल 6 हो गए। पूछा जाए हिंदी में तो आपके 6 होते हैं, ठीक है। पदों की प्रधानता के अनुसार आपके 4 होते हैं। अब एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहले की ही हम बात करते हैं, पहले की बात करते हैं। तो पहला है आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास की क्या क्या पहचान होती है, हम इसे पहचानते कैसे हैं? तो देखें, सर्वप्रथम हमें ये याद रखना है
कि इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, भी बताया था आपको। प्रथम पद प्रधान होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो होता है प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग। प्रथम पद उपसर्ग होता है, या आप कह सकते हैं कि प्रथम पद जो है वो इसका अव्यय भी हो सकता है। प्रथम पद क्या हो सकता है? अव्यय भी हो सकता है। संज्ञा के साथ में अव्यय भी हो सकता है, और अव्यय के बाद में संज्ञा भी हो सकती है। लास्ट अगली कंडीशन है कि अव्यय के साथ में अव्यय भी हो सकता है। फिर संज्ञा के बाद में पहला पद भी संज्ञा होगा, और किसी कंडीशन में आपको संज्ञा के बाद में संज्ञा भी मिल सकती है। पहले तो आप जाने की जो बात कर रहे हैं हम कि बार बार अव्यय की, ये अव्यय होता क्या है? जो अव्यय पद है इसका मतलब है व्यय ना होना, मतलब अलग अलग ना होना। आजकल लोग बदल जाते हैं कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे भी वैसा नहीं होता है। जैसे आपका काल है, कारक है, लिंग है, और वचन है। इन चारों कंडीशन में सेम कंडीशन में रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। लिंग आपका चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, ठीक है, वचन चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये अपनी कंडीशन से बदलते नहीं है। वही क्या कहलाते हैं? जिनका व्यय नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। जैसे पहला है यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसका क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। तो हमने अब पहचानने के लिए क्या देखा? हमें दिया गया होगा यथाशक्ति। तो ये जो यथा है ये क्या है यहाँ पे? अव्यय। अव्यय क्या है? यथा। तो प्रथम पद मैंने बताया उपसर्ग भी हो सकता है, प्रथम पद अव्यय भी हो सकता है, तो यहाँ पे प्रथम पद अव्यय मिला, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है संज्ञा के बाद में संज्ञा भी हो सकती है, डबल संज्ञा हो सकती है। जैसे घर, घर। घर क्या है? संज्ञा पद है। दूसरा पद जो दिया गया है घर, वो भी संज्ञा पद है। अब दोनों संज्ञा पद हैं तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, तो ये भी अव्ययी भाव समास होगा। घर, घर का मतलब है प्रत्येक घर, हर घर। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में कंडीशन दी है कि अव्यय के साथ में अव्यय। अव्यय के साथ में अव्यय, जैसे लिखा है धीरे, धीरे। इसी से कहते हैं ना धीरे चलना है, धीरे धीरे। तो धीरे जो शब्द है वो बदलेगा नहीं, ना लिंग के अनुसार, ना वचन के अनुसार, ना काल के अनुसार, ना कारक के अनुसार। तो ये क्या कहलाता है आपका? धीरे धीरे जो पद है वो अव्यय है। दूसरा भी धीरे है तो वो अव्यय हो गया। मतलब कि अव्यय के साथ में आपको अव्यय भी मिल सकता है, ठीक है। संज्ञा के साथ में संज्ञा पद भी हो सकता है, अव्यय के साथ में संज्ञा पद भी हो सकता है। जैसे जैसे लिखा हुआ है भर पेट। अब ये जो भर है ये क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है। जो पेट है ये क्या है? संज्ञा है। इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन हो गई कि अव्यय के बाद में संज्ञा? अब पहले दिया है कि संज्ञा पहले हो सकती है बाद में अव्यय हो सकता है, तो इसी भर पेट को हम लिख सकते हैं पेट भर। तब पहला क्या हो गया? संज्ञा पद। ये क्या हो गया? आपका अव्यय हो गया। तो इस तरीके से तो हम अव्ययी भाव समास को पहचानते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में अव्ययी भाव समास के भी दो भेद होते हैं। देख लो कौन कौन से होते हैं।
देखो, अव्ययी भाव समास के अन्य भेद। अव्ययी भाव समास के अन्य भेद। अन्य भेद। अव्ययी भाव समास के अन्य भेद। अब अव्ययी भाव समास के अगर अन्य भेदों की बात करें तो ये दो होते हैं। पहला होता है अव्यय पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अभी तक हमने अव्ययी भाव समास की कंडीशन को पता किया, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे किस तरीके से हमें भ्रमित कर सकते हैं, उसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। उसके बाद कभी कभी आपसे इन दो टाइप्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि अव्ययी भाव समास के अन्य भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला है आपका अव्यय पद पूर्व, मतलब इस कंडीशन का मतलब यह है कि जो प्रथम पद होगा वो आपका क्या होगा, अव्यय होगा। दूसरी कंडीशन आती है नाम पद पूर्व। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। कहने का मतलब यह है कि पहले पद में अव्यय भी आ सकता है, जब अव्यय आएगा तो वो कहलाएगा अव्यय पद पूर्व। ठीक है, अगर पहले पद में जैसे लिखा हुआ है नाम, अब भाई किसी का भी नाम है, हमारा आपका कोई ना कोई नाम है, अगर कोई भी नाम पहले आता है तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा। कहने का मतलब है कि पहला पद अगर संज्ञा है तो वो किस में आएगा, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास में। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, लिखा था पेट भर। भाई आप भी खाना खाते होगे, हम भी पेट भर के ही तो खाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पेट भर। तो ये जो पेट है, प्रथम शब्द जो ये है, ये क्या है, ये संज्ञा है। अब अगर ये संज्ञा है तो किस कंडीशन में आएगा, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। पूछ लिया जाए इन दो कंडीशन को देके तो क्या होगा, नाम पद पूर्व। यही लिखा है अव्यय पद पूर्व। अगर इसी पेट भर को कर दें हम भर पेट, तो ये पहले अब क्या आ गया, अव्यय आ गया। अगर इस कंडीशन में अव्यय आ गया तो ये कौन सा हो जाएगा, अव्ययी समास का, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। ये तो यहां तक थी अव्ययी भाव समास की बात। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे पहचानते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, देखते हैं हम। पहली कंडीशन विशेषण। इधर देखते हैं, वैसे तो विशेषण को हमने कई तरीके से पढ़ा है, लेकिन यहाँ जो विशेषण हम प्रयोग करेंगे वो दो ही प्रयोग किए जाएंगे। एक होगा असंख्यावाची। असंख्यावाची। दूसरा होता है संख्यावाची। समास में हम इन दो विशेषण का ही प्रयोग करेंगे। संख्या, संख्यावाची। संख्यावाची। पहला हो गया असंख्यावाची विशेषण, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। संख्यावाची जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, इन दो की। लेकिन अभी बात हम किसकी कर रहे हैं, असंख्यावाची, क्योंकि ये क्या है, कर्मधारय की कंडीशन। अगर हम जब तक कर्मधारय समास की बात करेंगे तब हम बात करेंगे असंख्यावाची विशेषण की। देखिए, पहली तो कंडीशन यही हो गई कि विशेषण के साथ
विशेषण के साथ में आपका विशेषण हो सकता है, मतलब कि पहला पद भी विशेषण हो सकता है और दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। दूसरी कंडीशन, पहला पद विशेषण हो सकता है, दूसरा पद संज्ञा हो सकता है। इस कंडीशन में जब विग्रह करते हैं तो दो पॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है जो विग्रह करते समय है जो के समान, है जो या के समान, इन कंडीशन का प्रयोग हो रहा है अगर कहीं तो वो कर्मधारय समास होता है। लेकिन जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा? असंख्यावाची। ठीक है जो या के समान। जैसे देखें, जैसे लिखा है हरा हरा हरा, इस कंडीशन में देखें हरा और हरा और अधिक हरा, अधिक हरा। अब अगर आपको दिया जाए कि हरा हरा ये शब्द है, इसमें आपको समास पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? हमने आपको बताया है कि पहला पद भी विशेषण हो सकता है और दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। तो पहला पद कौन सा है? हरा। जैसे कि हरा कपड़ा, तो कपड़े की जो विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन कैसा है? इसे हम देख सकते हैं क्या? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तभी हमने बात की थी अभी क्या? असंख्यावाची विशेषण का प्रयोग करेंगे। हरा हरा हरा, और अब ये क्या हो गया आपका? ये तो हो गया आपका सामासिक पद, सामासिक पद। और ये क्या हो गया? समास विग्रह। अलग अलग करना भाई, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सामासिक पद, समास कहते हैं। उसी को अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। विशेषण के बाद में विशेषण आ गया। अब यहां से सबसे अच्छा क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेष और विशेषण होते हैं, उपमान और उपमेय होता है? वो कौन सा विशेषण है आपका? देखें, कर्मधारय। उपमान के साथ में क्या होता है? उपमेय। या आपसे पूछ लिया जाएगा विशेषण के साथ में विशेष, विशेष विशेष। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण के साथ में विशेष्य होता है, ठीक है, उपमान के साथ उपमेय होता है, तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। आगे देखते हैं। अभी तक आपको जो कंडीशन पता चली कर्मधारय की, और हमने अभी तक पढ़े अव्ययीभाव समास को। अब हम देखते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है सुपुत्र, सुपुत्र। अभी हमने आपको बताया था कि जब भी पहला पद उपसर्ग आपको दिख जाए तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा, और उपसर्ग अव्यय ही होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दिखी? टू। ये क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग। लेकिन आपके अनुसार और जो पढ़ाया उसके अनुसार क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। आप भी सही, हम भी सही। लेकिन अगर उसमें अव्ययीभाव समास दिया ही ना हो, या ऐसी कंडीशन हो कि अव्ययीभाव समास भी दिया हो और एक दूसरा अन्य समास भी दिया हो, कौन सा? अभी तक तो ये ठीक था, लेकिन अगर उसके साथ में आपको सुपुत्र में दे दिया गया है कर्मधारय, कर्मधारय,
अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर दिया गया है सुपुत्र में अव्ययी भाव और कर्मधारय है, तब हम अव्ययी भाव समास को नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी उपसर्ग, कंडीशन याद रखें कि जब भी कोई भी उपसर्ग किसका कार्य करेगा, विशेषण का, विशेषण का कार्य करेगा, अगर ऐसी कंडीशन है तब वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय। कौन सा, कर्मधारय। तो अगर सिंगल दिया हुआ है आपको अव्ययी भाव, तब तक तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर अव्ययी भाव समास के साथ में कर्मधारय भी दे दिया है, तो क्या है, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, किसी भी उपसर्ग का प्रयोग विशेषण की भांति किया जाता है, विशेषता बताता है, तो वहां पे आपका कर्मधारय समास हो जाता है। अब इसका समास विग्रह करेंगे सुपुत्र का, तो हो क्या जाएगा, सुपुत्र। कुपुत्र सुने होंगे, कुछ के लड़के अच्छे निकलते हैं, कुछ के बेकार निकल जाते हैं। तो सुपुत्र का मतलब होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, मतलब कि यहां पर जो उपसर्ग है सु, उसका अर्थ लगाया गया है अच्छा। और मैंने एक कंडीशन बताई थी, उसके साथ में है जो या के समान लग जाए। अच्छा है जो पुत्र, वही तो कहलाएगा सुपुत्र। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, वो कहलाएगा आपका कुपुत्र। कायर, आप कहें का पुरुष, सॉरी, का पुरुष। अब का जो अर्थ है, वैसे तो ये क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्दों के साथ में मेल खाते हैं तो उनका अर्थ हो जाता है। तो का यहाँ पे अर्थ क्या है, कायर। पुरुष का मतलब पुरुष, तो कहने का मतलब है ये। अब का पुरुष किस में हो जाएगा, अभी तक अव्ययी भाव में था, लेकिन जो का है वर्ड, वो किसकी विशेषता बता रहा है, पुरुष की, कि कायर है जो पुरुष, है जो लग गया। उससे पहले भी का जो है वो विशेषता बता रहा है पुरुष की, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जो कंफ्यूजन वाली बात थी वो भी हमने क्लियर कर ली, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।